हटाओ यार। ठीक है, वहां भी ठीक है, छोड़ो। चलो स्टार्ट करते हो। कर दिया ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से आधा एक घंटा अपना मुझे दे दो, मैं तुम्हें चैप्टर दे दूंगा। ठीक है। अब देखो चैप्टर कितना इजी है, ये वाला बहुत ही इजी है। मॉडर्न फिजिक्स है। टोटल 27-28 नंबर के तुम्हारे 3-4 चैप्टर है। कौन कौन से? डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। 28 मार्क्स के हैं और फ्री के नंबर है, बिल्कुल इजी। नॉन न्यूमेरिकल ले लो, ऑलमोस्ट जीरो। न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा। तो देखो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, सुनो, पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे हम। ध्यान दो इधर। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी हमें मैटर के बारे में, डुअल नेचर के बारे में पता करना है। तो मैं समझाता हूं आपको। देखो अभी रेडिएशन के बारे में आप जानते हो। रेडिएशन मतलब सनलाइट, सबको पता होगा। कोई ऐसा नॉलेज से गरीब जिसको सनलाइट के बारे में ना पता हो? सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, सनलाइट। तो सनलाइट एक रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन की क्या बात है कि हम रेडिएशन को वेव मानते थे। हम रेडिएशन को क्या मानते हैं? वेव। तो हम बोलते भाई रेडिएशन जो है, सनलाइट जो है, वो लाइट वेव है और वेव की होती है वेवलेंथ। वेव की क्या होती है? तो हमने वेव की वेवलेंथ मान ली है। वेव की वेवलेंथ हो गई। अब बात करते हैं यहां पर क्या है कि अभी समझाऊंगा, अभी वेट करो। दोबारा चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जहां रेडिएशन को वेव मान रहे, क्या मान रहे? वेव। और हम कह रहे हैं वेव की कुछ वेवलेंथ होती है जिसको बोलते हैं हम लैम्डा। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मैटर का भी पढ़ना है और रेडिएशन का भी। तो इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि जो हमारा रेडिएशन है उसका वेव नेचर तो है, अब उसे वेव मानो, पर रेडिएशन को पार्टिकल भी मानो। क्या मानो? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। यानी इस चैप्टर में हमें डुअल नेचर में क्या पढ़ना होता है? रेडिएशन के दोनों नेचर पढ़ने होते हैं, वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर हम कहां पढ़ के आ चुके हैं? वेव ऑप्टिक्स में। कहां पढ़ चुके हैं? वेव ऑप्टिक्स में। वेव नेचर हमने खत्म कर दिया, गेम ओवर हो गया। अब हमें पढ़ना है पार्टिकल नेचर। क्या पढ़ना है? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। मैंने दोबारा बोला, चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब होता है दो नेचर। तो रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव आप पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। अब हमें पढ़ना क्या है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन। हम बोल रहे हैं कि सनलाइट एक इलेक्ट्रॉन जैसा है। तुम्हें ये जच नहीं रहा होगा बात, लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन को तोड़ दोगे तो रोशनी निकलेगी ना, एनर्जी निकलेगी। तो सनलाइट ही तो है वो। तो वही वाली बात है कि अब हमें ये मानना है कि रेडिएशन पार्टिकल है और हमें पढ़ाई करना है। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर हमें पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्शन रहेगा चैप्टर का। वैसे ही डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब आपको समझना ये है कि मान लीजिए कोई सेब है, सेब। तो आप इस सेब को क्या बोलते हैं? पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है या मैटर है? ये तो बोलोगे आप। अब मैं कहूं कि सेब वेव बन गया। सेब क्या बन गया? वेव। तो पहले पार्टिकल नेचर था, अब वेव नेचर है। दो नेचर हो गए। इसके बारे में हमें बातें करनी। और किसने बताया? किसने बताया? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्लास 11th में कहा था, जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो वेवलेंथ होता है वो होता है h/mv। यानी जिसके पास h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सुनो, तो डी ब्रोगली साहब ने कहा जिसके पास भी मास होगा, जिसके पास भी वेलोसिटी होगा, उसके पास वेवलेंथ होगा। और वेवलेंथ तो वेव के पास होता है। वेवलेंथ यानी मेरे सेब के पास मास है, हाँ, सेब को वेलोसिटी दे सकता हूं, हाँ। तो सेब को अगर मैं मास दूंगा, सेब को अगर वेलोसिटी दूंगा, तो उसके पास क्या आ जाएगा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसके पास होता है? यानी अभी हम इसको क्या समझ रहे थे? पार्टिकल समझ रहे थे। और जब इसको वेलोसिटी देंगे तो ये वेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो वेव नेचर। वैसे तो ये थियरीज जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, पर मैंने सेव लेके समझाया आपको। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल क्या है डुअल नेचर चैप्टर को समझने का? वो क्रिश। ठीक है, जो मैं पहले ही समझाता हूं। अभी देखो यहां पर वो है, क्या नाम है हीरोइन का? नाम क्या था? अरे हीरो। अरे उसमें हीरोइन कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। तो मेरे आंखों के सामने है। तो मैं अभी पार्टिकल नेचर का, किस नेचर का हूं? पार्टिकल नेचर का। तो अभी मेरा जो नेचर है पार्टिकल है। और अगर मेरे को किसी को ट्रेस करना है, भागना है उसके पीछे, से भागता है ना वो, एकदम जूम जूम करके लाइट की तरह, ऐसे वेव की तरह भागता है। लाइट की तरह भागता है ना, नागिन की तरह। हाँ सही है। तो ऐसे भागता है ना वो, तो मैं वेव जैसा लगता है, लाइट की तरह लगता है। तो क्रिस एक टाइम पर पार्टिकल है जब वो रुका हुआ है, और वही क्रिस एक टाइम पर वेव है जब वो मोशन में। यानी एक चीज के दो नेचर होते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। कि भैया सबके दो नेचर है, कभी मैटर का, कभी तो पार्टिकल है तो कभी वेव है, कभी वेव है तो कभी पार्टिकल है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये वाला,
डुअल नेचर ऑफ मैटर। किसकी बात कर रहा हूँ? डुअल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन वाला हम लास्ट में पढ़ेंगे, रेडिएशन में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, पर कोई बात नहीं। अब देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर को लेके, डुअल नेचर ऑफ मैटर को लेके सबसे पहले जो आगे आए, डुअल नेचर को लेके, डुअल नेचर ऑफ मैटर को लेके सबसे पहले जो आगे आए वो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, पर सबसे बेस्ट जो थे वो डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने अपना इक्वेशन दिया, टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या नाम है टॉपिक का? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझते हो क्या होता है? इसका मतलब कल्पना। पता नहीं क्या मतलब है? कल्पना। डी ब्रोगली की कल्पना क्या थी? डी ब्रोगली की कल्पना ये थी कि अगर कोई भी पार्टिकल हुआ, कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, क्या इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और इस पार्टिकल के पास कुछ मास है, तो इस पार्टिकल के साथ वेवलेंथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वेवलेंथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? वेवलेंथ जुड़ जाएगा, वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसके पास होता है? वेव के पास। तो साहब ने क्या बोला? साहब ने बोला कि मैटर के पास दूसरा नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया? फिर उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या थी? डी ब्रोगली का कल्पना क्या था बताओ मुझे? कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है तो वो वेव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रिस जब मूव करेगा तो वेव। नहीं बात समझ में आ रही? कितनी इसी बातें तो है। तो डी ब्रोगली कल्पना क्या थी कि अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी हुआ तो वो उसके आसपास वेव बन जाएगा, वेव एसोसिएट हो जाएगा, वेव जुड़ जाएगा। फिर उन्होंने फॉर्मूला दिया अपना। फॉर्मूला क्या दिया? फॉर्मूला दिया H/mv। H/mv, जहां उन्होंने बोला कि H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी बात ही अलग है, 6.626 10⁻⁻34। कोई दिक्कत नहीं है। पर वेवलेंथ किसके पास होगा? जिसके पास मास होगा, जिसके पास, जिस भी चीज के पास मास होगा, जिस चीज के पास वेलोसिटी होगा, उसके पास वेवलेंथ होगा, उसके पास। तो बस खेल खत्म हो गया, गेम ओवर हो गया। बस यही है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। और जो ये बता रहा है कि मैटर के पास दो नेचर होता है, एक तो वो पार्टिकल है और जब मास और वेलोसिटी दोनों साथ में हुआ तो वो वेवलेंथ यानी वेव नेचर। तो ये वेव नेचर के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? वेव नेचर ऑफ मैटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे भैया, अब एग्जाम में क्या लिख के आना है? एग्जाम में अगर लिखने को आया कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को लिखो, डी ब्रोगली ने क्या बोला उसको लिखो, तो एग्जाम में लिख के आएंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल के पास वेवलेंथ जुड़ जाता है, इसीलिए पहले वो पार्टिकल था, अब क्या हो गया? वो वेव। तो दोनों ने डुअल नेचर की बात हो गई। इतना सा ही है। अब इसके वैरायटी ऑफ फॉर्मूले है, उन फॉर्मूले से बस फॉर्मूले को समझना है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। पॉज कर दो, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो डी ब्रोगली का ये है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब जब डी ब्रोगली ने ये सब बोला तो डी ब्रोगली को ना नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात बोली थी। पहले तो इनको भाव नहीं मिला था स्टार्टिंग के, चुप हो जाओ, देर ध्यान दो। स्टार्टिंग के दिनों में इनको भाव नहीं मिला था, ध्यान रखना, क्योंकि ये आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, ह्यूमैनिटीज, इसलिए इनको बोला चल तेरी हम नहीं कर पा रहे, तू कर रहा है। तो फिर बाद में पता लगा कि बात में दम है। कब पता लगा? जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, डाइवर्जन जर्मन एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ? जो वेवलेंथ की वैल्यू इस फॉर्मूले से आती है, सेम वही वेवलेंथ, जैसे, चुप हो जाओ बेवकूफ, सब साइंटिस्ट यही बन जाएंगे 1.5 घंटे में। ये नहीं क्लास में बैठे रहते हैं 6 घंटे साथ में एक ही रूम में, ये नहीं कि जाओ। इधर देखो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कुछ वेवलेंथ है, मान लो 10। एक्सपेरिमेंट से आया कितना वैल्यू? 10। और वही वैल्यू इस फॉर्मूले से भी आ रहा है। इसका मतलब डी ब्रोगली की बात में बहुत दम है, तभी डी ब्रोगली की बात को एक्सेप्ट करके डुअल नेचर वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। तो अब देखो ये खत्म हो गया डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। अब इसमें थोड़े बहुत वैरायटी के फॉर्मूले हैं जो हम रिलेट करेंगे। देखो, जैसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है प्रूफ करते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या ऐसी अंधाधुन गोली मार दिया कि भाई ये फॉर्मूला होता नहीं। देखो आइंस्टाइन बोल के गया mc² बोल के गया, आइंस्टाइन बोल के गया mc²। ऑल्सो आपने 11th क्लास में पढ़ा एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, पढ़ाई होगा। अब ये भी फोटोन की एनर्जी है, मतलब ये भी एनर्जी है, भी क्या है? दोनों ही एनर्जी है। तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, मतलब एक एनर्जी समझो, ये तो फोटोन की एनर्जी है और ये मास से रिलेट कर रहा है, मास से। इन दोनों, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो इनका अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल। तो देयरफॉर
MC स्क्वायर इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से क्या होगा, C से C गया तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू H बाई MC, H बाई और C का मतलब होता है क्या, स्पीड, तो इसको लिख देंगे H बाई MV। और ध्यान रखना M इंटू V को मोमेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। M इंटू V को क्या बोलते हैं, मोमेंटम P। तो ये हमने ड्राइव कर दिया या प्रूफ कर दिया, या हम उस फॉर्मूले को लेके आ गए जो डी ब्रोगली साहब ने बोला था। किसकी हेल्प से, आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से और फोटोन की एनर्जी के रिलेशन से। ये फोटोन की एनर्जी है या आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, दोनों को इक्वेट किया और फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। तो प्लीज नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काम की बात क्या है कि ये हो गया, अब छोटी छोटी बातें समझना। ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू H बाई MV है, जहाँ V का मतलब वेलोसिटी है, बात समझ पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन कई बार ऐसा बन जाता है, आपको वेवलेंथ के बीच में और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनवा दे रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, आपको वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनवा रहा हूँ मैं, और मैं आपसे 2 लाइन बना के पूछूंगा किसका मास ज़्यादा है। ऐसे रैंडमली मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना दिया, किसका मास ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल कर सकते हो, देखो आपको पता है ये लैम्डा है और ये 1/v के बीच का ग्राफ है, सॉरी ये 1/v के बीच का ग्राफ है, 1/v क्या है ये, 1/v, तभी स्ट्रेट लाइन आएगा, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आ सकता। ये लैम्डा है और ये 1/v है, तो आपको समझना पड़ेगा जो मास है, मास क्या बोला मैंने, ये जो मास है, जनरली ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है, जो आता है वो बताऊंगा, अभी छोड़ दो, ये मैंने गलती से बना दिया, वो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से आएगा, बता दूंगा। अब देखो आपने लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, H बाई MV, ठीक है। अब ध्यान रखना 11th क्लास में आपने एक और पढ़ा था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। देखिए ये ना P होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर होता है 2m काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का स्क्वायर होता है 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर सिर्फ मोमेंटम निकालेंगे ना तो आएगा √2m और ये P, ये तो P है ना आपका, मोमेंटम है ये P है, तो P की वैल्यू होती है √2 मास काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, √2m काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में रेशियो वाले क्वेश्चन, कैसे वाले, आपसे बोलेंगे एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, दोनों के वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से डिवाइड करना होता है। तो ये रिलेशन एग्जाम में बहुत काम आता है, ध्यान रखना। दूसरा ये कि जब वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम हाथों हाथ, तो वेवलेंथ जो है रूट ऑफ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना बस, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे ये हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया बस एज पर द नॉलेज। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई √2m। अच्छा इसका एक और वैरायटी होता है, मतलब कुल मिला के फॉर्मूले की वैराइटीज है बस। अगला कौन सा वैरायटी होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई 2m, और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो भी आपने 11th में पढ़ा है, E इंटू V0, जहाँ V0 का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई बात नहीं, जो नई बातें पता चल रही है हम याद कर लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते रहना बस। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिख देंगे हम EV0, क्या लिख देंगे, EV0। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया वेवलेंथ का, समझ पा रहे हैं बात को। तो पहला है H बाई MV, दूसरा है H बाई 2m, तीसरा है H बाई 2m EV0, जहां पर E की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, E इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19, और ये क्या है, वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये। बस सुनते रहो, बस बातों को अच्छे से सुनते रहो, काम हो जाएगा। फिर अगला एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत यूजफुल होता है, ये होता है कितना, 12.27 होता है, पर 12.3 लेते हैं, चलो 12.27 बाई रूट ऑफ V0 बस। और किस में आंसर आता है पता है आपको, एंगस्ट्रॉम में। वेरी गुड। तो ये भी एक वेवलेंथ का फॉर्मूला है, जहां पर 12.27 को रूट वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है ये, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं। तुम बोलोगे सर ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो हमारे जो सिलेबस में था इतना ही था, ये रहा हमारे सिलेबस में, यही वाला कॉन्सेप्ट होता है डी ब्रोगली का, पर ये हमारे पिछले क्यों पाप है ना, पाप पीछा नहीं छोड़ते। मतलब 11th क्लास कभी पीछा नहीं छोड़ता, छोटी छोटी बातें आती रहती है कि भाई मोमेंटम का स्क्वायर 2m के होता है, तो मोमेंटम की ये वैल्यू है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो होता है EV0, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये भी लिख दिया मैंने। फिर मैंने कहा ये कहाँ से फॉर्मूला आया, इन सभी वैल्यू को पुट करने के बाद सिर्फ V को छोड़ दिया मैंने, 2 को पुट कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, E की वैल्यू पुट कर दी, और H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आता है 12.27। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वेवलेंथ इसके लिए इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने को दे और आपको वोल्टेज पता हो, पोटेंशियल पता हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा यूज यही वाला होता है। एक तो ये यूज होगा और एक ये वाला।
दोनों फॉर्मूले बहुत यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, तो नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट अब खत्म होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, ये टॉपिक एंड कर रहे हैं हम। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हो गया। डी ब्रोगली बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मोमेंटम पी। अब इसी फॉर्मूले की वैरायटी आपको दो याद रखनी है मेनली, एच बाई टू एम के, बेसिकली तीन याद करना है, एक तो ये, फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई टू एम ई वी नॉट, जहाँ वी का मतलब है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्टेज। वी का मतलब वोल्टेज भी है, पोटेंशियल भी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है। और एक लास्ट हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट वी। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10, जिसको नहीं पता मैंने बता दिया। तो अगर आप ये याद रखते हो तो आपका डी ब्रोगली वाला कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला, इवन ग्राफ वाले क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाले, गारंटी है मेरी। सो हमने खत्म कर लिया डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो डी ब्रोगली साहब ने बोल दिया कि भाई मैटर के दो नेचर है। प्रूफ भी कर दिया कि जिसके पास भी मास होगा, मास तो सभी मैटर के पास होता है, उसके पास वेवलेंथ होगा, तो पहले वो पार्टिकल था वो वेव बन गया। अब हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें हमें एक ही टॉपिक पढ़ना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस। सो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, 15-20 मिनट का टॉपिक है, देख लो। देखो अब हम पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, कुछ बातें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि देखो रेडिएशन का एक नेचर तो हम जानते हैं, वेव नेचर, वेव नेचर जानते ही हम। अब यहाँ पर हमें रेडिएशन का पार्टिकल नेचर देखना है। क्या देखना है? पार्टिकल नेचर देखना है। मतलब वेव और पार्टिकल दो नेचर होंगे ना, तो वेव नेचर तो हम देख चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देखना है हमें, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। अब लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के एक्सपेरिमेंट से हुआ था, पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के एक्सपेरिमेंट ने बताया कि भैया लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल। तो पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने वो किया था, फिर उसके बाद लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। तो कभी एग्जाम में आ जाए ध्यान रखना। तो हर्ज नाम के एक्सपेरिमेंट में हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। लेनार्ड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। बात समझ पा रहे हो? तो हर्ज ने ऑब्जर्व किया था, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पर हमें हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करने वाला है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताने वाला है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर देख चुके हैं। अब हमें देखना है इसका दूसरा नेचर, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ 2 या 3 मिनट का टॉपिक है, आप ध्यान से सुनोगे तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कुछ मेटल्स चुने जाते हैं। कौन से मेटल्स चुने जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम जैसे मेटल्स। इन मेटल्स को क्यों चुनते हैं? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी होता है। इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी, इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी क्यों होता है? क्योंकि बता दे रहा हूँ, सुन लो। इनका वर्क फंक्शन कम होता है। क्या कम होता है? इनका वर्क फंक्शन कम होता है। अब वर्क फंक्शन कम होने से क्या होगा? देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, समझ सुन लो पहले। वर्क फंक्शन का मतलब होता है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम पोटेशियम का जो है ना, यहाँ से यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना इजी, क्योंकि इनका वर्क फंक्शन कम होता है। इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है, कम वर्क करना पड़ता है, कम वर्क। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या, पहले सुन लेते हैं। देखिए जनरली आप एक फोटोन यानी सनलाइट, फोटोन यानी सूरज की रोशनी, फोटोन जिसकी एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी, h इंटू, ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी। h है प्लैंक कांस्टेंट, f है जो भी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की। तो जब फोटोन अपनी एनर्जी लेके आता है और इस मेटल से टकराता है, तो इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और समझने वाली बात क्या है, बहुत आम भाषा में समझाऊं तो, आप मान लो ये एक बॉल है। क्या है? एक बॉल, क्योंकि अभी हम सनलाइट को क्या मान रहे हैं? पार्टिकल। तो एक बॉल आया, यानी एक पार्टिकल आया, दूसरे पार्टिकल से टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये समझे? जैसे एक बॉल है दूसरे बॉल से टकराएगा तो निकल जाएगा ना, ऐसा कुछ मान लो। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल लॉजिक ध्यान रखना है कि एक फोटोन एनर्जी का पैकेट, एनर्जी का पार्टिकल आएगा और दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो वो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, इसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है इसके पास?
क्योंकि इसके पास होगी वेलोसिटी। नहीं समझे मेरी बात को? उड़ रहा है ना, ये निकल रहा है। तो ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम कहते हैं कि जब भी एक लाइट सुइटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, अब तुम बोलोगे सुइटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो ये वर्ड? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रखा तो एनर्जी बहुत कम होगा, और कम एनर्जी से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी फ्रीक्वेंसी पे होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आंसर है नहीं। किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे, जो सूट करे। बात समझे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन हम बना रहे हैं। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन का निकलना टेक प्लेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा? आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहीं पर कुछ काम की बात है। डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगा आपको आराम से। अच्छा, थोड़ी देर माइक ऑफ था, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो, शायद ब्लिंक कर रहा है वहां पे थोड़ा सा। इधर ध्यान दो। आप देखो, छोटी सी स्टोरी सुनो पहले। ये मेटल सरफेस है, कोई फोटोन आया है, मैं लिखवा दूंगा सारी बात। जब फोटोन आया पर इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। क्यों निकला होगा सोचो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरे दोस्त ने कहा भाई चल, तो मुझे घर से परमिशन लेना पड़ेगा ना कि बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। उसकी मम्मी की, मेरी मम्मी नहीं, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अरे चाय पीने बोल रहा था मैं। चाय ऐसे नहीं पीते क्या? अच्छा, चाय नहीं होता, ठीक। तो मैं कह रहा था, अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे दोस्त आए, भाई चल घूम के आते बाहर, समझ रहे हो, या स्कूल की छुट्टी हुई है, चलते हैं, तो उस टाइम पर क्या है, स्कूल की छुट्टी है, घूमने चलते हैं, तो उस टाइम पर क्या है, आपको घर से परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मशक्कत करना पड़ता है ना। वही सेम है यहाँ पर है। जब फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को बोला भाई निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में, ऐसा में अगर मैं रफ भाषा में समझाऊं, बहुत ही रफली, तो मान लो आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, जो बहुत सारे पंगे होंगे, या फिर जब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो ये मेटल पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोचो, जैसे इलेक्ट्रॉन घर के बाहर कदम रखा है, मेटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जैसे निकलना चाहेगा, मेटल पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव दोबारा नेगेटिव को खींच लेगा। तो भैया कुल मिला के यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकलना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी लॉस होता है, या जो एनर्जी यहां पर लगती है इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर आने में, इस पॉइंट तक, सरफेस तक आने में जो एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया है ना। तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। मतलब ये जो एनर्जी गैप है यहां से यहां तक, इसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो जिस मेटल के लिए कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। तो मेटल हम कौन से चुनेंगे? सोडियम, पोटेशियम, अल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुन लो मेरी बात। तो छोटी सी बात आप समझना, आपने यहाँ से 100 जूल की एनर्जी दी, 30 जूल कहाँ खर्च हो गए? वर्क फंक्शन में। मान लो 30 खर्च हो गए वर्क में, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना लेके? 70 लेके। कितना लेके? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, अगर 100 दिया है तो 30 + 70 के बराबर ही होगा। 100 = 100। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पर तुम H × F दोगे, H × तो यहां पर कितना होगा? W0। इसको हम वर्क फंक्शन या फाई नॉट कहते हैं। फाई नॉट ज्यादा यूज होता है बुक्स में, है ना। तो यहां पर अगर HF एनर्जी दिया आपने, तो यहां पर यूज कितना होता है? फाई नॉट। इसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। और ये जो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, जो लेके उड़ रहा है वो, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहां से हम इजीली कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, जो आपने HF दिया होता है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जाता है। और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का। किसका ये? तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं यहीं पर, फिर मैं सारी बातों को लिख दूंगा एक एक करके। पहली बात ये बोल रहा हूं, H × F है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। यहाँ ये फाई नॉट है, इसको लिख दो HF0, क्योंकि ये भी तो एनर्जी है ना। ये एनर्जी अगर HF है तो ये एनर्जी होगा HF0। और ये काइनेटिक एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी छोड़ दो। अब यहाँ पर F का मतलब होता है जो लाइट गिरा है उसकी फ्रीक्वेंसी। यह है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी FR मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा,
ये इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ पाए? और ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये इस टॉपिक का नाम क्या था जो हमने अभी किया है? आप कहोगे सर आपने तो बहुत कुछ करवा दिया। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं स्टार्टिंग से पूरा टॉपिक दोबारा कराऊंगा, डेफिनेशन लिख लिख के। 2% है जो सारी डेफिनेशन हमारे पास है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर अगली बात हमने पढ़ी थी वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का एक और नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या मतलब है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया अगर वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, तो वर्क फंक्शन को तो पार करना ही पड़ेगा। फिर वैसे एक और डेफिनेशन है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या डेफिनेशन? जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था कि भैया मिनिमम एनर्जी, वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों? सुनो मेरी बात, क्योंकि आपने पढ़ा है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ और एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, सुनो आपने ये पढ़ा होगा सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां से पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। यहाँ मिनिमम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या जाता है? मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे? तो यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली। तो सारे डेफिनेशन मैंने लिख दिए हैं, प्लीज नोट इट डाउन। पॉज कर दो। तो प्यारे बच्चों, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेना मैंने करा दिया है। डेफिनेशन हो गया, इक्वेशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुल मिला के अब इसको उठा लो, इससे सारे ग्राफ बन जाएंगे। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन की इक्वेशन हर क्वेश्चन का आंसर है। क्या इक्वेशन है? h इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच एफ नॉट, जो कि वर्क फंक्शन है ना, इसे वर्क फंक्शन लिख दो, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात सुनते रहना बस प्यार से, बहुत सुंदर से। यहीं पर हम पढ़ ले रहे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला नियम क्या है? पहला नियम सुन लो। पहला नियम ये है कि आपको पता होगा इसको एच एफ नॉट लिखते, क्या लिखते? तो ध्यान रखना, पहला नियम तो यही हो गया कि देयर मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पहला नियम ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जो भी आप मतलब समझो मेरी बात को, डायग्राम समझना डायग्राम से। यहाँ पर है फोटोन, यहाँ क्या है? फोटोन है यहाँ पे, और फोटोन आएगा एच एफ फ्रीक्वेंसी लेके, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ होगी, और यहाँ पर होता है वर्क फंक्शन, और यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ नॉट। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब ये वाली एनर्जी इस एनर्जी से बड़ी होनी चाहिए। तो पहला लॉ तो यही है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ा हो एफ नॉट से, और वर्ड्स में लिखे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या? दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दिख रहा है ना फटाफट? अरे बेवकूफ है, ये तो बच्चे को पता है कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए इससे, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ठीक है। अब दूसरा क्या? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बात समझे? दूसरा नियम ये। बस अब दो नियम याद कर लो, एग्जाम में लिखने को आएगा तो कर देना। जो फॉर्मूले से दिख रहा है, जरा टफ नहीं जाना हमें, आएगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिखो, दो लिख देना। और डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट से निकाल लेना। वैसे अभी पता लग जाएगा अपने आप ही आपको, जैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ना, अपने आप सारे लॉज पता लग जाएंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा हो। दूसरा क्या? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आ गया? अब कुछ बातें का समझते हैं ग्राफ के लिए। बेटा बात मत करो। ये कोई दिक्कत है किसी को लॉज में? कोई दिक्कत है किसी को? मेन मैंने लिखवा दिया ना बहुत है। अब मेरी बात सुनो। अरे एग्जाम में से तो लिखाएगा कि तुम वो वाला लिखो, 1 नंबर का आता है जनरली। ये सब क्वेश्चन ज्यादा नंबर के नहीं आते कि 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर का। 1 नंबर में 2 लिख दो, बहुत है, मोर देन इनफ।
ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आ गई, लॉस के बारे में बात कर लिया। अब मेरी बात सुनो, छोटी सी बात। अब ना समझो, मान लो कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, मटेरियल, और ये है सनलाइट। ये क्या है? सनलाइट। मैंने सनलाइट दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला? और मैंने यहां पर लगा दिया पॉजिटिव, क्या लगा दिया? इसे बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जैसी सनलाइट पड़ेगा, चुप जाओ, सनलाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव ने कलेक्ट किया, क्या किया? तो यहां पर जो हम वोल्टेज लगाते हैं ना, वोल्टेज, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कलेक्टर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? कलेक्टर पोटेंशियल। या इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल। बात समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। अगर, बहुत लॉजिकल बात है, मेरी बात को समझना। अब मैं यहां पर अगला स्टेप लेता हूं। मैं यहीं पे सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहां सनलाइट आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के अंदर, सनलाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, और यहां पर लगा दिया मैंने नेगेटिव। क्या लगा दिया? तो भैया अब देखो, इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिव है, तुमने यहां पर नेगेटिव लगाया, अब इलेक्ट्रॉन आगे आ पाएगा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और वो वहीं पर रुक जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। तो अभी करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? क्यों? उसने स्टॉप कर दिया ना, तो यहां पर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? मेरी बात समझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं साफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर नेगेटिव पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनो, मान लो इसके पास काइनेटिक, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी था, वो एनर्जी कितना था? हाफ mv², या फिर जो एनर्जी था वो था k। क्या था? k मतलब काइनेटिक एनर्जी। उसको किसने कैंसिल किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी ने। इलेक्ट्रॉन पे जब हमने v0 लगाया, क्या लगाया? और v0 का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी जो है ev0 के बराबर होता है। बात समझ में आया? कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इसको कौन खा जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल खा जाता है, खत्म कर देता है। तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है ev0 के बराबर होता है। तो यहां से अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, कलेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। पहला क्या? ये देखो, आइंस्टाइन की इक्वेशन ये थी, h इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, वर्क फंक्शन प्लस ev0। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देंगे हम? ev0। बात समझ पा रहे हो? अब इसके ना अलग अलग ग्राफ है जो हम सीखेंगे, उससे पहले आप सब कुछ नोट कर लो, और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं? देखो, ये तो इस पर डिपेंड करता है ना कि आपको कितना आता है। फाई नॉट को hf0 लिख सकते हैं, hf0 प्लस ev0। तो जैसे मर्जी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है तो। कभी फाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, कभी के की वैल्यू पुट कर दी। तो फटाफट नोट कर लो, फिर ग्राफ देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वो देख लेंगे कि वेव मॉडल क्यों फेल हो गया था, है ना। तो ये नोट कर लो। ये पीछे का भी नोट करना था क्या कुछ? नहीं, लो तो बता दिया मैंने, तो ये वाला नोट कर लो। और पॉज कर दो बेटा, बैठे रहोगे, खाओगे पियोगे एकदम बढ़िया, हवा पानी। अब मेरी बात सुनो, ये लिख लिया, ये लिखो, ये लिखा गया, ये लिखा। अब मेरी बात सुनो, कुछ प्रैक्टिकल बातें, यानी एक्सपेरिमेंटल बातें सुन लो। जो बजाओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर ये मेटल है, मेटल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े दबा के, एकदम गजब इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। अब मैंने क्या कहा, सुन लो। एक फोटोन है, मान लो ग्रीन लाइट है, क्या है? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट है 100 वॉट की। कितने वॉट की? 100 वॉट की। तो मेरी बात सुनना, ध्यान दो इधर। 100 वॉट की ग्रीन लाइट है, तो इलेक्ट्रॉन निकला 10 जूल एनर्जी के साथ, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब मैंने इसको कर दिया 1000 वॉट। कितना कर दिया? ग्रीन लाइट को कर दिया 1000 वॉट। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? 12, 15, 100। पर ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, जब भी हम कलर चेंज ना करें। क्या बोला मैंने? अगर कलर अभी ग्रीन है, कलर ग्रीन है, आप 2 वॉट लो, 100 वॉट लो, 1,00,000 वॉट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी। क्या चेंज कर रहा हूं मैं? मतलब वॉट बढ़ाने का मतलब क्या है? वॉट मतलब इंटेंस कर रहा हूं, रोशनी बढ़ा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, क्या चेंज ना हो? यानी कलर चेंज ना हो। अगर कलर चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। आइंस्टाइन ने कैसे कहा था बेवकूफो? देखो क्या कहा था।
काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक कलर चेंज नहीं करोगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करोगे, कैसे चेंज होगा? तो तो ग्राफ कैसा बन जाएगा हमारा? तो पहला ग्राफ यही बनेगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लूँ और यहाँ फ्रीक्वेंसी लूँ तो आगे कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटेंसिटी मुझे लिखना है यहाँ पर, इंटेंसिटी। कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं, वॉट पे नहीं। 10 वाट है, 100 वाट है, 50 वाट है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। पहली ग्राफ समझ में आ गई। दूसरा क्या है कि जब हमने एक बल्ब लिया, मान लो येलो लाइट, हमने येलो लाइट लिया, 10 वॉट का बल्ब लिया, काइनेटिक एनर्जी है मान लो 50, तो 50 है। 100 वॉट का बल्ब लिया तब भी क्या है? 50। 1000 वॉट का लिया तब भी क्या है? क्योंकि येलो तो येलो है ना, येलो तो येलो है, कलर चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। पर क्या चेंज होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पहले 10 वॉट था तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 100 वॉट किया तो 4 इलेक्ट्रॉन निकला, 200 वॉट किया तो 8-10 इलेक्ट्रॉन निकला। यानी कि इंटेंसिटी चेंज करने से, बल्ब की पावर बढ़ाने से क्या निकलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको लॉज में भी हम एंटर कर सकते हैं, थर्ड लॉ भी बना सकते हैं इसको, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो इंटेंसिटी बढ़ा दो, बल्ब की क्या बढ़ा दो? पावर, वॉट बढ़ा दो, वॉट। समझे? तो बात समझ में आ गया ना? तो ये हमने ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने इसको उसमें ऐड कर दिया ना, एक लॉज में एक और ऐड कर दिया ताकि अब देखो मेरी बात समझो। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं, सुनो, अगर इस तरफ मैं लिखूं इंटेंसिटी, इस तरफ इंटेंसिटी लिख दूं और इस तरफ लिख दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं करंट बोल दूं, करंट। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? करंट पैदा कर लेंगे ना, करंट। अरे इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को वायर में दौड़ा दो, क्या जाएगा? करंट। तो दोनों क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों आया बताओ? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर जो करंट है, फोटो करंट, इसको बोलते हैं फोटो करंट, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो करंट है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों ग्राफ को नोट करो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज कर देना। तो ये ग्राफ ध्यान रखना आप लोग। अब मेरी बात सुनो सारे के। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, यहाँ पर जो भी 3 ग्राफ बनाऊंगा, 3 नहीं 4 बनाऊंगा इंपॉर्टेंट, इसी इक्वेशन से। HF इजिकल टू वर्क फंक्शन EV नॉट। अब मेरी बात सुनो, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन आएंगे, डिक्टो 3 मार्क्स 2 मार्क्स में फ्री। इस तरफ है फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इस तरफ है पॉजिटिव वोल्टेज, समझ रहे हो? पॉजिटिव वोल्टेज याद है ना आपको? और इस तरफ है नेगेटिव वोल्टेज। बताओ नेगेटिव वोल्टेज क्या करता है? करंट को जीरो, पता है ना आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 प्लस, ये प्लस वोल्टेज है अप्लाइड, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ना एक्सपेरिमेंट करूंगा 3 बार। पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है करंट है, ये कांस्टेंट है, ये होता है सैचुरेटेड करंट बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड करंट मतलब बिल्कुल सैचुरेट हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। अब सुनो, अगर मैं धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ूं तो करंट कम होगा। अरे नेगेटिव लगा देना तुमने, तो करंट धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और एक टाइम पर आके हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। क्या है? अब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या क्या बातें ध्यान रखी है? मैंने कहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं वो उसकी ना फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है लाइट का कलर चेंज नहीं होगा। येलो है तो येलो, ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लू है तो ब्लू। लेकिन बट वॉट चेंज होगा। वॉट मतलब इंटेंसिटी चेंज होगा। कभी 10 वॉट का लूंगा ब्लू तो कभी 100 वॉट का ब्लू, इंटेंसिटी चेंज होगा। अच्छा, तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है, देखना, समझना मेरी बात। अब जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, क्या सेम हो गया? यानी एक बार आपने फ्रीक्वेंसी को लॉक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज। यानी कि तुम कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, चाहे ऊपर से स्टार्ट कर लो एक्सपेरिमेंट को, आके रुकेगा यहीं पे। चाहे तुम नीचे से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लो तभी आके रुकेगा यहीं पे। तो ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी 1 है, ये इंटेंसिटी 2, ये इंटेंसिटी 3, और थर्ड 1000 वाट का है, ये 500 वाट का है, ये 10 वाट का। तो I3 बड़ा है I2 से, I1 से। समझे मेरी बात को? इंटेंसिटी बोल लो, करंट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, लेकिन रुकेगा तो एक ही पॉइंट पे रुकेगा। यानी ऐसा ग्राफ जो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो, एक पॉइंट पर आके ही रुके। समझ पा रहे बात को? तो समझ जाना उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? अगर मैं सेम बातें बोलूं आपसे थोड़ा उल्टा सेंस में, मैं ऐसी बातें बोलूं आपसे, देखना मजाक कर रहा हूं आपसे छोटा छोटा सा, कि सेम एक्सपेरिमेंट, सेम ग्राफ, सब कुछ ठीक है, इस बार उल्टा कर दूं मामला। क्या उल्टा कर दूं? मैं इस बार फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दूं। फ्रीक्वेंसी अलग अलग मतलब एक बार रेड लाइट यूज किया, एक बार ब्लू, एक बार ग्रीन, लेकिन बात सुनना, लेकिन इंटेंसिटी सेम कर दूं। इंटेंसिटी मतलब 100 वाट, मैंने कहा 100 वाट की फिक्स कर दी, मैंने फिक्स सेम कर दी। तो क्या होगा? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। अरे इंटेंसिटी सेम हो गया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब चेंज नहीं हो सकते, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेंगे। तो यहां पर करंट हो जाएगा फिक्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, अलग अलग ही आएगा। देखो अलग अलग ही आएगा। बोलो अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है? सोचो, अलग, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव, अलग अलग। देखो ये करंट, फोटो करंट, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या सेम है? इंटेंसिटी सेम है, तो तीनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी अलग हो गया तो वी नोट क्या हो जाएगा? अलग। इसीलिए जो वी नोट है अलग अलग आया, नेगेटिव वोल्टेज जो है अलग अलग आया, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। ये बहुत ही फेमस ग्राफ है। दो बात समझ पा रहे हो? तो पहले दो नोट करो, फिर आगे नोट करना। बंद कर दो बेटा ये। चलिए दोस्तों, मेरे सुंदर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो इधर। और कुछ ग्राफ, सारे ग्राफ इससे बनते हैं। HF इजिकल टू फाइ नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ना हम ग्राफ बना रहे हैं, सुनो, एक बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ना। तो चलो बना लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को इधर ही रहने दो, ये HF है, यहाँ फाइ नोट हो जाएगा माइनस का। समझ पा रहे हो? इधर ले आया मैं। अब इसको ना मैं पलट रहा हूँ, कैसे? इस तरफ लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो? इधर ले आया मैं। अब इसको ना मैं पलट रहा हूँ, कैसे? इस तरफ लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो जगह HF माइनस फाइ नॉट। ठीक है, मुझे ग्राफ नहीं समझे मेरी बात को? पहले काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया, फिर थोड़ा पलट के लिख दिया, बस अच्छा लगता है। अब मुझे ना समझना, इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को रखना है। क्या चीज सही तो है सब? हाँ? तो रखने के ऊपर है। हमारे सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का है ना। बता रहा हूँ, रुक जाओ। कौन सी वाली? क्या कह रहा है ये? आउट ऑफ सिलेबस। देखो यार, कोई नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। क्या है? यहाँ बना दिया मैंने, सुनो। इधर काइनेटिक एनर्जी, इधर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया? और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये कहलाता है एम, स्लोप, और ये कहलाता है सी। आपने पढ़ा होगा वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही है ये। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी है वाई, एक्स है फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा स्लोप। ठीक है, लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये होगा एम, होगा हमारा स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप यानी होता है टेन थीटा। क्या होता है? तो वो एच के बराबर होगा। और सी का मतलब वर्क फंक्शन। तो ग्राफ ऐसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। देखो जहां पर जो सी है ना, सी, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा होगा एच के बराबर, और जो ये वाई इंटरसेप्ट है सी है, ये सी है, और ये किसके बराबर होता है? पाई नॉट के बराबर। यानी एग्जाम में ग्राफ दे आपसे और बोले बताओ बताओ वर्क फंक्शन कहाँ है, तो यहां दिखाना है कि जो वाई इंटरसेप्ट है। ग्राफ समझ में आया? ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये एम होगा, टेन थीटा। एच जो होगा, एच होगा एम, यानी टेन थीटा होगा। और जो बच गया वो नेगेटिव में, नेगेटिव में जो बच गया वो सी होगा, वर्क फंक्शन। तो ये ग्राफ बना लो फटाफट। एक बनाएंगे इस टॉपिक पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का। बड़ा ध्यान रखना, रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस।
जब तुम खुद से रिवाइज करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करना प्लीज। क्या? हाँ बीच में सोचा है, पूरा डेरिवेशन एक साथ। पेपर कब है तुम लोगों का? तुम्हारे पीरियड 26 है तुम लोगों का? तैयारी है अच्छी? अगला देखो, अगला आउट ऑफ सिलेबस। जो रिकॉर्ड नहीं होता वो मैं करता भी नहीं हूँ। क्या ही करेंगे अब? सुनो सुनो सुनो, अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो है एच एफ माइनस फाइव नॉट, दिख रहा है? अब काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला, कौन बताएगा? निधि बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में क्या होता है? क्या होता है? ईवी नॉट, गुड। बोला था या नहीं? तो ये वी नॉट हो गया एच बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी फाइव नॉट बाई ई। दिख रहा है आप लोगों को? अरे यार कुछ नहीं किया मैंने, इस ई को ना नीचे भेज दिया, इसके भी। अब मुझे रखना है इसको वाई पे, ये वाई हो गया, फ्रीक्वेंसी को एक्स पे रखना है, तो ये सी बनेगा और ये एम। तो इस पर जो ग्राफ होगा इधर होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, इस तरफ होगा फ्रीक्वेंसी, और लाइन ऐसी ही आएगी। पर इस पर जो वाई सी होगा, सी क्या होगा बताओ? फाइव नॉट बाई ई। और जो टेन थीटा होगा इस पर क्या होगा? एच बाई ई। तो देखो इन दोनों ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों ग्राफ से हम निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। समझे? एच की वैल्यू स्लोप से निकलती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ की हेल्प से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आपको लिख के आना है ये पूरा, ये वाला लिख के आना, ठीक है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन कि वी विल प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा h by e। फ्रॉम हियर h विल बी tan थीटा इनटू e। अरे नहीं समझे मेरे बेवकूफो? h क्या हो जाएगा? h tan थीटा इनटू में e। नहीं समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अरे हो गया क्या? देखो अगला देखो, मेरी बात सुनो। आगे आगे ग्राफ तो सारे हो गए, एक टॉपिक बता रहा हूं कि जो वेव मॉडल है, वेव नेचर फेल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों एक्सप्लेन नहीं होता? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से क्यों एक्सप्लेन होता है? देखिए पहला पॉइंट ये कि वेव कहता है, देखिए वेव नेचर के अकॉर्डिंग कि जैसे मैंने कहा, सुनो, ये कोई ये कोई मेटल है, मेटल। वेव कहता है अगर लाइट गिरा है, क्या गिरा है? लाइट। तो पहले लाइट इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, यानी कि टाइम का गैप होगा, टाइम का गैप। अरे भैया सिंपल सी बात है, खाना कैसे पकता है? पहले सूरज की धूप में रखा हमने, तो धीरे धीरे गर्म होगा, एनर्जी उसको मिलेगी, एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर पानी मिलेगा, खाना पकेगा। समझ पा रहे बात को? तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी देयर मस्ट बी टाइम लैग। दो लिमिटेशन बता दूंगा, तीन बता दूंगा, चलो। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, वेव थियरी देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी व्हाट? टाइम लैग। देयर मस्ट बी टाइम लैग, टाइम लैग between incident energy, there will be time lag in emitting electron and striking energy। या फिर सब कुछ बात खत्म। इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लैग होगा, टाइम गैप होगा, बट प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा? एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरी फास्ट, इट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है? हमने प्रैक्टिकली ये देखा, हमने प्रैक्टिकली देखा, तुरंत निकलता है, धुआं 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 धुआं, झटके से निकलता है तुरंत। लाइट आया खट से इलेक्ट्रॉन, लाइट आया खट से इलेक्ट्रॉन। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहता है कि सूरज की रोशनी आएगी, एनर्जी देगी, उसे गर्म करेगी, फिर जाके वो निकलेगा। पर यहाँ तो खट से काम हो रहा है, इसका मतलब कि वेव थ्योरी फेल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि भैया इंस्टेंटेनियस। अरे इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत। फिर अगला क्या है? अगला ये कहता है कि जो वेव थ्योरी है ना, किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नहीं मानता। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी every frequency, every frequency will emit electron, will emit electron। हर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, हर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, बट
but there is but in actual there is threshold frequency. क्या होता है? threshold frequency below which photoelectric effect will not take place. बात समझे? यानी जो हमारी वेव थ्योरी है ना, वो थ्रेशोल्ड नहीं मानती, कहती भैया एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर ऐसा रियल में थोड़ी होता है, कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा देना पड़ेगा आपको. चलिए लास्ट टॉपिक लिखो, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट. फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट. फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए समझिए, इसमें हम मानते हैं फर्स्ट फोटोन इज, देखो कि रेडिएशन इज, ऐसे मानते हैं हम, रेडिएशन इज not continuous but it is discontinuous. फोटोन कैसा होता है? मतलब ऐसा मानते हैं, देखो हम, आप मानते हो सूरज के अंदर से, चुप हो जाओ, सूरज के अंदर से जो रोशनी निकलती है ऐसा मानते हो ना आप लगातार, पर रियल में से निकलता है. देखो 1 2 3, वो इतने स्पीड से होते हैं कि हमें लगता है कि भाई जुड़े हुए, जैसे एक बॉल तुम्हारी तरफ बॉल फेंको लगातार, तो क्या होगा? लगेगा कि भाई वो जुड़ गए. समझे? तो वही वाली बात है. तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट कहता है रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड एंड emits or absorbed in the form of photon, in the form of a small packet of energy, packet of energy called photon और क्वांटम. क्या कहते हैं? क्वांटम. या तो फोटोन कहते हैं या तो क्या कहते हैं? क्वांटम. समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस but it is discontinuous and emits or absorbed in the form of a small packet of energy, small packets लिखना, packets of energy called photon, और क्या बचे से? क्वांटम. फोटोन कहेंगे तो क्वांटम कहेंगे. समझ में आया? एंड यहाँ पे लिखेंगे an energy of one photon, an energy of one photon is directly proportional to its frequency. सब कुछ छोड़ो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज h into f, यानी कि फोटोन की एनर्जी होती है h into f. तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और वेव कहता है वेव की एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. बात समझ में आ गया? तो ये फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू hf. अगर बहुत सारे फोटोन हुए तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ n फोटोन क्या होगा बताओ? NHF. तो अगर एग्जाम में लिखना है कि व्हाट इज फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे? ये सारे लिख देना, जो मर्जी सही कर दे वो, पूरी लिख के जाना कि रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड एमिट्स और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. एमिट्स और एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम और बाय एनीबॉडी. अरे कोई बात नहीं, उम्र के साथ हो जाता है. ठीक है, लिख लो. देखो क्या लिख दिया मैंने, देख लो दोबारा चाहो तो आप, मैंने एक शीट भेजा है ना, वो पूरी फिजिक्स का, उसमें सारी डेरिवेशन है, सारे न्यूमेरिकल है, सारा सब कुछ है. प्री बोर्ड में उससे ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन सेम आएंगे. रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम और बाय एनीबॉडी. क्या वेव में होता है ऐसा? क्या? हेलो, छुट्टी.